कक्षा 11 के छात्रों के लिए यह वीडियो लेकर मैं आया हूं। पिछले दिनों हिंदी में गद्य के पोर्शन में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम उनका निबंध है भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। शायद कुछ लोगों को पता हो या न, तो मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि बलिया जिला है उत्तर प्रदेश में, सबसे पूर्वी जिला है, बिहार से लगता है। वहां पर हर साल ददरी का मेला लगता है, जिसको अब गुरु नानक जयंती या गंगा दशहरा क्या बोला जाता है। उस समय बहुत बड़े पैमाने पर लगता था। ये घटना है 1884 ईस्वी की। उस समय वहां पर भारतेंदु जी के मित्रों ने उनको आग्रह करके बुलाया था कि आप आइए और भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, इस विषय पर अपना विचार दीजिए। और यह निबंध भी वहीं पर भाषण देने के लिए लिखा गया था। वहीं पर आर्य देशोपकारिणी सभा में जो है भाषण देने के लिए यह निबंध लिखा गया था, जो कि 1884 का है। इस समय इसलिए बता रहा हूं कि बीच में जब हम बताएंगे तो आपको कंफ्यूजन न हो कि इसको आप वर्तमान में जोड़ने का प्रयास हर जगह मत करिएगा। कुछ चीजें हैं जो कि आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी उनकी जरूरत है। कुछ चीजें हैं जो कि उस समय समकालीन समय में भाषण के शुरुआत में ही भारतेंदु जी कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। रेलगाड़ी में कई डिब्बे होते हैं, जिसमें एसी का डिब्बा होता है, स्लीपर का होता है, जनरल डिब्बा होता है। कहते हैं कि हिंदुस्तानी लोग भी इसी तरह के हैं, इस डिब्बे के समान है। इनको खींचने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है। कहते हैं कि रामायण के प्रसंग में एक जगह बताया गया है कि हनुमान को अपने बल का अनुमान नहीं था कि कितने शक्तिशाली हैं। उनको बताना पड़ता था कि आप बहुत शक्तिशाली हो। वैसे ही हिंदुस्तानियों को जो है, उनके बल को जो है बताना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। सो इस बल को याद कौन दिलाएगा? हिंदुस्तान राजे महाराजे, नवाब, रईस या हकीम, जो राजा महाराजा हमारे थे उस समय में, उनको अपनी पूजा से, भोजन से, झूठी गपशप से, छुट्टियों से ही फुर्सत नहीं थी। हाकिमों को कुछ सरकारी काम घेरे रहते थे, कुछ घुड़दौड़, कुछ थिएटर में उनका समय लग जाता था। और कुछ समय भी बच गया तो उनको क्या गरज पड़ी हुई है कि इन गंदे काले आदमियों से मिल करके अपने अनमोल समय को खो दें। बस यही समस्या है। किसी ने कहा है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है देश के विकास का, जो जागरूक वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वह अपने समाज की अनपढ़ निरक्षर जनता को, गरीब जनता को जागरूक करने का काम नहीं करती है। तब जो है हिंदुस्तान का विकास कैसे हो सकता है? आगे अपनी बात रखते हुए भारतेंदु जी कहते हैं, पहले जब आर्य हिंदुस्तान में आए, बसे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यही काम था। वे देश में अनेक प्रकार की विद्या और नीति को फैलाएं
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी अगर ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सकता है, पर इन्हीं लोगों के निकम्मेपन ने जो है, इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर लिया, जिससे कि हिंदुस्तान का विकास नहीं हो पा रहा। आगे भारतेंदु जी कहते हैं कि हम यह नहीं समझते हैं कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती है। जब इनके पास, इनके पुरखों के पास कुछ भी नहीं था, जब वे जंगलों में पत्ते और मिट्टी के कुटियों में बैठ करके बांस की नालियों से ताराग्रह आदि वेद करके उनकी गति को लिख सकते हैं, उसी काम के लिए विदेश में 16 लाख रुपए की लागत से दूरबीन बनी, जो वो भी वही काम करती है। जबकि आज के समय में, अर्थात 1884-85 के समय की बात है, आज के इस काल में हम अंग्रेजों को, अंग्रेजी विद्या की और जनता की उन्नति से लाखें पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने के गाड़ी के समान, गाड़ी निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह ऐसा समय है कि उन्नति की, विकास की मानव की दौड़ हो रही है। औद्योगिक क्रांति का बिगुल पूरा विश्व में बज चुका था। आप इस बात को याद रखिएगा कि जब इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था, तो आपके यहाँ राजाओं का दरबार लगा करता था। उन्नति की मानो दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी सभी सरपट दौड़े जा रहे हैं। सबके जी में यही पाला है, सबके जी में यही है कि पाला अर्थात लक्ष्य को पहले हम ही छूएं। विकास की, उन्नति की जो अंतिम सीढ़ी है, वहां तक सबसे पहले हम पहुंचे। किंतु उसी समय हिंदू काठियावाड़ी खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को तो जाने दीजिए, जापानी टपटुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर इन्हें लाज भी नहीं आती है। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो जापान के 2 बड़े नगरों को, हिरोशिमा और नागासाकी को नेस्तनाबूद कर दिया गया। फिर भी उस त्रासदी से उबरते हुए जापान जो है, उन्नति, इस विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें उससे सबक लेना चाहिए। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा, करोड़ों का लाखों उपाय करने के बावजूद भी वह आगे नहीं बढ़ सकता। भारतेंदु जी कहते हैं कि इस लूट में, इस बरसात में भी जिनके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कूट ही कहना चाहिए। आगे भारतेंदु जी कहते हैं कि गीता में भगवान ने कहा है कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिल गया, और उस पर गिरी गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। यही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती, हम क्या उन्नति करेंगे? तुम्हारा पेट तो भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत बड़ी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी खाली था,
लेकिन वहां के लोगों ने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान नहीं है? किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि कौन सी नई कल मसाला बनावें जिसमें इस खेत से आगे दुगना अन्न जो है पैदा होने लगे। विलायत में कोचवान भी अखबार पढ़ता है। जब मालिक गाड़ी से उतर करके अपने किसी मित्र से मिलने जाता है तो गद्दी के नीचे से कोचवान अखबार निकालता है और उसको पढ़ने लगता है। और यहां पर उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, गप करेगा, गप भी निकम्मा करेगा। वहां के लोग गप में भी देश के प्रबंध की बातें करते हैं। वहां के लोगों का यह सोचना है कि एक क्षण का समय भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। उसके बदले यहाँ के लोग इनको जितना ज्यादा निकम्मापन हो उतना ही उनको अमीर माना जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलुकदास को कहना पड़ गया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है, यदि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत बचाता फिरता है कि जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। यही दशा हिंदुस्तान की है। यही दशा 1884 में हिंदुस्तान की थी। आज बदली परिस्थितियों में भी आप ध्यान से गौर करिएगा, हिंदुस्तान की काफी जनसंख्या जो है, काफी जनता जो है इसी दरिद्रता में पड़ी हुई है। मुर्दुम शुमारी की रिपोर्ट देखने से पता चलता है, भारतेंदु जी ने बताया है, उस समय रिपोर्ट कोई आई रही होगी, कि मनुष्य दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो रुपया दिन ब दिन घटता जाता है। आगे कहते हैं कि सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और रुपया बिना बुद्धि के नहीं जी। सिर्फ पेट पालने से काम नहीं चलेगा, रुपया बढ़ाना पड़ेगा। देश का विकास करना है तो देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाना है, और यह रुपया बुद्धि के बिना नहीं बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़ जाएगा। तुम आप कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोक के पन पुकरवाओगे। दौड़ो इस दौड़ में, जो पीछे पड़े सो कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। फिर कब जनकपुर आए हैं, अब की अगर इस समय अगर विकास की दौड़ में हम पीछे रह गए तो रसातल नहीं। कहते हैं कि आप अपने में अब सुधार करो, और सुधार भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, शिक्षा में उन्नति हो, रोजगार में उन्नति हो, सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, देश जो है धर्म से, जाति से ऊपर उठ करके विकास के रास्ते पे बढ़े। तुम्हें कोई जो है, आगे कहते हैं कि तुम्हें कोई निकम्मा कहता है, कोई नंगा कहता है, क्रिस्तान कहता है, भ्रष्ट कहता है, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात को सुनो। आगे कहते हैं कि जो लोग अपने को देश का हितैषी कहते हैं
उन लोगों को अपने सुख का होम करके, सुख को त्याग करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठना चाहिए। देखा देखी सब थोड़े दिन में हो जाएगा, सभी लोग साथ खड़े हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि हमें अपने खराबियों को खोजना है, जिस कारण से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चारों को वहां से पकड़ लाओ, उनको बांध कर कैद कर दो। इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। ये विचार जो है उसमें भारतेंदु जी के थे। आगे कहते हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। धर्म से हमको तात्पर्य समझना होगा मानव धर्म, जहां पर मनुष्य का कल्याण हो। हमको ऐसा कार्य करना होगा जहां जिस मनुष्य को जैसी जरूरत हो, उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का पेट भरा हुआ है, कोई मालामाल पड़ा हुआ है और किसी का पेट खाली जा रहा है, कोई दो जून की रोटी के लिए तरस रहा है। ऐसा हमारा धर्म नहीं होना चाहिए। सभी को मिलजुल करके जो है एक साथ जो है काम करना चाहिए। देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो काम करना चाहिए। यही सबसे बड़ी मानवता है। और आगे कहते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रूढ़ियां हैं, उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो खराबियां हैं, उसको छोड़ना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। जैसे कि जहाज का सफर विधवा विवाह है। राहुल संकृत्यायन ने भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे नजदीक हम थे। जहाज का प्रसंग वाला, कि सफर वाला, समुद्र पार करने की जो से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, यह बात अगर न फैली होती तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर हमारा कब्जा ना होता। और विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगाने से हमारी बहुएं, हमारी बेटियां ही समाज में उपेक्षित हो जाती हैं। इसके लिए सबसे बड़ा दोषी हम हैं, हमारा समाज है कि बच्चों को छुटपन में ही उनका शादी ब्याह कर दिया जाता है। उनका बल, उनका बीरज, आयुष उनका मत घटाइए। आप उनके बाप हैं, शत्रु नहीं है। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नोन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर जो है काट में बांधिए। कुलीन बहु प्रथा जो है, इसको भी समाप्त करना चाहिए। इसके बात को भी वो कहते हैं। भारतेंदु जी आगे कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाइए, उनको शिक्षित करिए, जिससे कि वो घर, समाज, देश को समझ सके। आगे कहते हैं कि यह समय झगड़े का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिल करके जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जो है सब मिल करके जो है काम करिए, तभी देश को विकास के, उन्नति के रास्ते पर हम ले जा सकते हैं। अपने लड़के को, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, लड़कों को रोजगार दिलाइए, उनको छोटे से ही मेहनत करने की आदत दिलाइए। देश के सभी लोग जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ करके तरक्की की, उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ने का काम। आज हमारी स्थिति ये है कि हमारा रुपया कई तरह से जो है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाता है, और एक छोटी सी वस्तु दिया सलाई भी हमको बाहर से मंगानी पड़ती है। अब जरा अपने को देखो, जिस मार्किन की धोती आप पहन रहे हो वो भी अमेरिका की बनी हुई है।
जिस लंकार्ड का तुम्हारा अंगा है वो इंग्लैंड का है, फ्रांस की बनी हुई कंघी, कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। आगे कहते हैं, यह तो वही मिसाल हुई, एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में चले गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला अजी टोपी तो फलाने की है। तभी उन्होंने हंसकर जवाब दिया, घर की तो मूछे ही हैं, मूछे ही मूछ हैं। यह अफसोस की बात है, तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज जरूरत की चीजों को भी नहीं बना पा रहे हो। भाइयों, अब तो नींद से चौंक जग जाओ, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, वैसा ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो, क्योंकि परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भी भरोसा मत रखो। आज के समय में भी हमको ध्यान देना चाहिए। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है और इसमें 5 गद्यांश दिए गए हैं, उसको आप लोग लिख लोगे। और ध्यान देना चाहिए आपको कि व्याख्या से थोड़ा घबराते हो, व्याख्या के लिए पूरा पाठ पढ़ना जरूरी होता है। और व्याख्या में जैसे आप अर्थ लिखते हो, जैसे अनुवाद है, एक एक शब्द का लिखा जाता है, ऐसी बात यहाँ नहीं होती है। पाठ पढ़ने के बाद जो आपकी समझ बनती है गद्यखंड के बारे में, जो आप समझते हो वही लिखना चाहिए। किताब की भाषा नहीं होनी चाहिए, आप अपने शब्दों में लिखोगे, उसी पे आपको अच्छा नंबर भी दिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।